क्या आप प्रेग्नेंट हैं? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो बने रहिए एंड तक। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोनियोस, यानी कि पेट में पल रहे बच्चे के चारों तरफ का पानी कम होना। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है और लंग्स डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को यूट्राइन कंप्रेशन से बचाता है, यानी ये कुशन का काम करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो ये मदर और बेबी दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है तो इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ पर। एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि एमनियोटिक सैक से कितना फ्लूइड निकल रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के सिक्रेशन का जो मेन सोर्स होता है वो लंग सिक्रेशन होता है। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के सिक्रेशन का मेन सोर्स फीटल किडनी होती है। ओलिगोहाइड्रोनियोस का मेन कॉज आज तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिनको हम आगे बता रहे हैं, जैसे है मैटरनल कॉज, फीटल कॉज और प्लेसेंटल कॉज। तो हम मैटरनल कॉज पे बात करते हैं, जैसे प्री इक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन। ये सब ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाती है। ये सब ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है। प्लेसेंटा से ही बेबी को ब्लड सप्लाई मिलती है और इसी से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बेबी को मिलता है। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और इसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। नंबर 2 जो कॉज है वो है फीटल कॉज। इसमें फीटल अनोमलीज आती हैं, जैसे रीनल डिजीज़, सिस्टिक रीनल डिजीज़, रीनल एजेनेसिस। सिस्टिक रीनल डिजीज़ और रीनल एजेनेसिस की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और जब यूरिन का प्रोडक्शन कम होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का भी प्रोडक्शन कम होता है। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, यानी पेट में बच्चे की डेथ हो गई हो। पोस्टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है उसके आगे डेट निकल गई लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ होने लगता है। मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो लीकिंग होती रहती है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ हो जाता है। नंबर 3 पर जो कॉज है वो है प्लेसेंटल कॉज। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है प्लेसेंटल अब्रप्शन। ये वो कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है। सेकेंड थिंग इज़ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ये वो कंडीशन होती है जिसमें बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वो कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर पाता है और न्यूट्रिशन जब बेबी को नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस पर। इसका डायग्नोसिस ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी से पता चलता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पर। सबसे नंबर 1 पर है एमनियो इन्फ्यूज़न। एमनियो इन्फ्यूज़न करने से लंग्स का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अगर लीकिंग की प्रॉब्लम है तो आपके एलिवेटेड फुट एंड होना चाहिए लेटते वक्त और कम से कम मूवमेंट करना चाहिए। जब ओलिगो की कंडीशन होती है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको अलामीन चढ़ाया जाता है। आरजी-प्रेग शेषे एडवाइस किए जाते हैं पेशेंट को और फीटल मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, यानी कि फीटल हार्ट साउंड चेक करते रहना चाहिए और बेबी के मूवमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।